स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उस क्रम में पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाषाण काल का पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी टॉपिक है और यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। चाहे परीक्षा आपकी आयोग की हो, चाहे परीक्षा आपकी एक दिवसीय हो, सभी परीक्षाओं में जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण काल के साथ। हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल हम लोगों ने पिछली कक्षा में पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया था और आज हम लोग मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल के बीच का जो समय था यह संक्रमणकालीन समय था। हिमयुग की समाप्ति हुई और वातावरण में तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि के कारण कुछ समस्याएं और कुछ एरियाज खुलकर सामने आए। समस्याएं ये थी, क्योंकि बर्फ पिघली और बर्फ के पिघलने से समुद्र खुलकर सामने आया, नदियां खुलकर सामने आई, और जब समुद्र और नदियां खुलकर सामने आई तो उसमें पलने वाले जीव भी उत्पन्न हुए, अर्थात मछली जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। अब मछली जैसी जीव की उत्पत्ति हुई तो खाने के लिए अवसर मिला, खाने की वस्तुओं में वृद्धि हुई, अर्थात मछलियों का सेवन भी किया जाने लगा। अब मछलियों को मारने के लिए जो हम लोगों ने उपकरण पढ़े थे पिछली कक्षा में, वो यहाँ पर काम नहीं आ रहे थे। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटे उपकरणों की आवश्यकता हुई, तो फिर उस काल के मनुष्य ने छोटे उपकरण बनाए जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। बर्फ के पिघलने से मैदान खुलकर सामने आई और मैदान में घास उत्पन्न हुई। घास उत्पन्न होने से घास खाने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे भेड़, बकरी आदि। तो भेड़ बकरी भी भोजन के रूप में उपलब्ध होने लगे और भेड़ बकरी को खाने के लिए बड़े बड़े जीवों की भी उत्पत्ति हुई। अब बड़े बड़े जीवों को आप उन पत्थरों से मार नहीं सकते थे जो पूरा पाषाण काल में उपलब्ध थे, तो फिर और उनके पास जाना भी मुश्किल था। जानवरों के बड़े बड़े जानवर हैं, उनके पास जाकर आप शिकार कैसे कर सकते हो? तो फिर आपको दूर से फेंकने वाले उपकरणों की आवश्यकता पड़ी, अर्थात भाले, तीर कमान आदि। अर्थात इस काल में प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र होता है दूर से आक्रमण करने वाले, प्रक्षेपास्त्रों का भी विकास हुआ। जहां छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए माइक्रोलिथ का प्रयोग हुआ, वहीं बड़े बड़े जानवरों को दूर से शिकार करने के लिए प्रक्षेपास्त्रों का भी इस काल में यूज होने लगा। समस्या उत्पन्न हुई भोजन की, तो भोजन की समस्या को निपटाया मछलियों ने, छोटे छोटे जानवरों ने जो घास खाई, और बड़े बड़े जानवरों ने जिनके लिए प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया। गर्मी बढ़ी, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, और जनसंख्या में जब वृद्धि हुई तो रहने की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि इससे पहले का जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहता था, लेकिन गुफाओं की सीमितता थी, गुफाओं की संख्या सीमित थी। कितने लोग रह सकते हैं गुफाओं में? फिर इन लोगों ने क्या किया कि झोपड़ियां बना बनाकर रहना शुरू कर दिया। अब झोपड़ी, एक झोपड़ी तो बनेगी नहीं, तो वहां पर कई सारी झोपड़ियां, 8-10 झोपड़ियां बननी शुरू हो गई। अर्थात अब मनुष्य स्थायी रूप से भी रहना प्रारंभ कर चुका था, और जब 8-10 झोपड़ियां बनी तो एक परिवार का, एक समुदाय का, एक समूह के जो विचारधारा थी वो उत्पन्न हुई। मनुष्य गुफाओं में रहता था, मनुष्य टेंट में रहता था, मनुष्य झोपड़ियों में रहने लगा। मनुष्यों ने गांव का रूप धारण करने लगा, शिकार करते थे, संग्राहक थे, भोजन को संग्रह करते थे, और शिकार में भी नए नए जीवों की उत्पत्ति हुई। इस काल के मनुष्य ने
के अंदर एक भावना विकसित हुई कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाए। और इन लोगों ने क्या किया कि गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने प्रारंभ किए। ये जो इनके चित्र थे, ये सरल रेखाओं में थे, ये सरल रेखाओं में थे। और क्योंकि इनके जीवन में शिकार का बड़ा महत्व था, तो शिकार पर आधारित चित्र थे। सरल रेखाओं में शिकार पर आधारित चित्र थे। क्या कलर भी भरा गया? बिल्कुल लाल रंग की अधिकता थी। नीले रंग का भी प्रयोग मिलता है। देखिए, ये सारे जो कलर थे, ये प्राकृतिक कलर थे, प्रकृति से प्राप्त, पत्थरों से प्राप्त। और इन्होंने मनोरंजन के तौर पर फिर चित्रकला का विकास किया। यानी कि धीरे धीरे कर कर जो मनुष्य अभी तक नग्न अवस्था में रहता था, वह धीरे धीरे कर कर उसमें थोड़ी सी सामाजिकता, थोड़ी सी कलापन विकसित होने लगा। और नवपाषाण काल के आते आते इसने पहिए का आविष्कार कर लिया, अग्नि का सही सदुपयोग करने लगे, और कृषि भी ये लोग करने लगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल के संबंध में, और जितनी बातें बताई उतनी बातें अब हम लोग लिखते चलेंगे। तो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। इसकी जो खोज की गई थी बेटा, वो इसकी खोज या इस काल की खोज 1867 में सी एल कार्लाइल, एक व्यक्ति थे सी एल कार्लाइल, उन्होंने इस काल की चीजों की खोज की थी। इसकी खोज 1867 में सी एल कार्लाइल द्वारा की गई अब क्या हुआ, हिमयुग की समाप्ति हो रही थी, और हिमयुग की समाप्ति के पश्चात तो इस काल में हिमयुग की समाप्ति हुई। हिमयुग की समाप्ति हुई। मनुष्य क्या करता था? मनुष्य अभी भी शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था। मनुष्य शिकारी तथा खाद्य संग्राहक था। अभी कृषि नहीं हुई है, कृषि का विकास नहीं हुआ, खाद्य संग्राहक था। समुद्र के खुलने से, समुद्र के खुलने से, खुला कैसे? हिमयुग खत्म हुआ तो समुद्र खुलकर सामने आए। समुद्र के खुलने से मछलियों का विकास हुआ। मछलियों जैसे जीवों का, जैसे जीवों का विकास हुआ। जिन्हें मारने के लिए, जिन्हें मारने के लिए सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म उपकरण निर्मित हुए। जिन्हें माइक्रोलिथ, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। तो मछली जैसे जीवों के लिए, जो कि सूक्ष्म जीव थे, उनके शिकार करने के लिए भी आपको सूक्ष्म उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये सूक्ष्म उपकरण माइक्रोलिथ कहलाए। अब बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए आप उनके पास जाकर शिकार कर नहीं सकते, तो आपको प्रक्षेपास्त्र जैसे कि भाला हुआ, तीर कमान हुआ, इनका भी विकास करना पड़ेगा। तो लिखिएगा यहाँ पर ही,
बड़े जीवों के शिकार के लिए, बड़े जीवों के शिकार के लिए, बड़े जीवों के शिकार के लिए प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्रों का प्रक्षेपास्त्रों का चलन बढ़ा या प्रचलन बढ़ा, प्रचलन बढ़ा। तो प्रक्षेपास्त्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब मनुष्य जब समूह में रहने लगा या बड़े जानवरों का शिकार करने लगा, तो बड़े जानवरों को अपनी तरफ खदेड़ने के लिए उन्हें एक जीव की आवश्यकता पड़ी, और वह जीव था कुत्ता। अर्थात इस काल के मनुष्य ने कुत्ते को सबसे पहला अपना पालतू पशु बनाया। आप सोचिए कि कैसे, जैसे जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, वैसे इस काल में भी जब आवश्यकता पड़ रही है चीजों की, तो आविष्कार हो रहे हैं। इन्हें आवश्यकता पड़ी कुत्ते की। कुत्ता कहां पर इनका मदद करेगा? कुत्ता मदद करेगा शिकार करने में। कुत्ता क्या करता था कि जानवरों के पीछे दौड़ता था, तो जानवर उस दिशा में दौड़ते थे जिस दिशा में ये दौड़ाना चाहते थे। तो इस काल में कुत्ते को प्रयोग किया गया और कुत्ते को पालतू बनाया गया। दो स्थान मिलते हैं, आदमगढ़ और बागोर, जहां से कुत्ते को पालतू पशु बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। जहां आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में स्थित है, और इन दो स्थानों से कुत्ते को पालतू पशु बनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो लिखिएगा, इस काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। कुत्ते को पालतू पशु बनाया, यानी कि कुत्ता पहला ऐसा जानवर था जो पालतू बनाया गया मनुष्य के द्वारा। ठीक है, कहां कहां पर? आदमगढ़ में और बागोर में। साक्ष्य कहां से मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं बेटा आदमगढ़ से, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में, और दूसरे साक्ष्य मिलते हैं बागोर से, जो कि कहां पर है? राजस्थान में। यानी कि मनुष्य द्वारा जो सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया वो था आपका कुत्ता। ठीक है, अब मनुष्य ने क्या करा था? मैंने बताया कि गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए, जिसको शैल चित्र कहा जाता है। जैसे भीमबेटका की गुफा हुआ, मुरैना की गुफा हुआ, कोपा गुल्लू की गुफा हुआ, यहां से आपको शैल चित्र प्राप्त होंगे। यानी कि मनुष्य द्वारा शैल चित्र, शैल चित्र, शैल मीन्स गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्र बनाए गए। कहाँ कहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं बेटा? मुरहना की गुफा में मिलते हैं, और मुरहना की जो गुफा है ये उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाओं में, आदमगढ़ जो स्थान है वहीं पर है मध्य प्रदेश में, और दक्षिण भारत में भी मिलता है स्थान है कोपागल्लू, कर्नाटक में। यहाँ से भी आपको शैल चित्रों की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा इस काल में शैल चित्रों का भी विकास हुआ। अगर सर्वाधिक पूछे कोई, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं से। यहाँ पर बहुत कम है, सर्वाधिक आपकी भीमबेटकाओं की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। इस काल में मनुष्य चूल्हे का प्रयोग करने लगा। अर्थात चूल्हा कैसे बनता है? जब इनमें थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है
और फिर उसमें लकड़ी जलाई जाती है, तो उसको कहा जाता है गर्त चूल्हा। अर्थात इस काल में गर्त चूल्हे का विकास किया गया। अगर आपसे कहा जाए और आपको देखा जाए कि चूल्हे कैसे बनाए जाते हैं, तो चूल्हे बनाने के लिए आपको बर्तन रखना पड़ेगा, और बर्तन रखने के लिए आपको उसको ऊंचा स्थान रखना पड़ेगा और आग को नीचे करना पड़ेगा। या तो आप ईंट रख लीजिएगा, उसके ऊपर बर्तन रख लीजिएगा, लकड़ी को नीचे रख दीजिएगा, या फिर जमीन को ही खोद कर उसको चूल्हे का रूप दे दीजिएगा, जिसको कहा जाता है गर्त चूल्हा। और इस काल में गर्त चूल्हे का विकास हुआ था। गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं, चाहे वो सराय नाहर राय हो, चाहे महादया हो, चाहे दमदमा हो, इन सब जगहों से गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां से जली हुई हड्डियां मिली हैं, अर्थात यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अब पकाकर खाने लगा था। ठीक है, तो लिखिएगा, गर्त चूल्हा की प्राप्ति हुई, गर्त चूल्हा की प्राप्ति हुई तथा इनसे जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई, जिससे ये साक्ष्य मिलता है कि जिससे यह साक्ष्य मिलता है कि अब वो मनुष्य पकाकर या भूनकर खाने अब वो मनुष्य पकाकर खाने लगा। इस बात के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि भाई भुनी हुई जली हुई हड्डियां प्राप्त हो रही हैं, इसका मतलब मनुष्य क्या है, पकाकर खा रहा है। ठीक है, कहाँ से मिला है, सरार नहर राय से मिला है, मेहदहा से मिला है, दमदमा से मिला है। ये स्थान प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ जिले में ये स्थान है। कौन कौन से स्थान, सराय नहर राय, मेहदहा, सॉरी, दमदमा। ये स्थान कहाँ पर है भैया, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सरार नहर हुए, चाहे मेहदहा हुआ, चाहे दमदमा हुआ, यहाँ से इस बात के गर्त चूल्हों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसके अलावा युगमित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगमित शवाधान का अर्थ है कि एक साथ एक ही कब्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की को कब्र में दफनाना। स्त्री के ऊपर स्त्री और पुरुष के ऊपर पुरुष के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सरार नहर राय और आपके महादहा से इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात युगमित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इन स्थानों से लिख लीजिएगा इस तरह, मैं इसको बिगाड़ता हूं। सराय नहर राय तथा महादाह से युगमित शवाधान, युगमित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरा नहर की बात करें तो 4 शव एक साथ दफनाते हुए मिले हैं, और महादाह की बात करें तो 3 शव मिले हैं। सरा नहर राय में 4 शव मिले हैं,
और अगर महादाह की बात की जाए तो 3 शव एक साथ यहाँ पर दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, तो 2 स्थान है, सरार नहार राय और महादाह, जहां से युग्मित शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसमें अगर और तथ्यों की बात की जाए तो राजस्थान के साभर झील से यहाँ पर वृक्षारोपण के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल के राजस्थान की साभर झील से वृक्षारोपण के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा, राजस्थान की सावर झील से, राजस्थान की साभर झील से वृक्षारोपण वृक्षारोपण के साक्ष्य, वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले राजस्थान की सावर झील से। देखिए, इस काल के मृदभांड भी मिले हैं, लेकिन जो मृदभांड थे वो हाथ के बने हुए हैं, अर्थात उनमें सुंदरता नहीं है, अर्थात उसमें चमक नहीं है, और उनका यूज शायद ये लोग चूल्हे के स्थान पर या चूल्हे पर किया करते होंगे। ये लोग चूल्हे पर उसका इस्तेमाल किया करते होंगे। तो मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो कैसे थे? हाथ के बने हुए थे। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको क्लियर हुई, और मध्य पाषाण काल के बारे में इतनी ही बातें होती हैं। अब हम इससे आगे बात करते हैं और नव पाषाण काल की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो मनुष्य था वो मनुष्य अभी भी शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, अर्थात उसने अभी फसल उगाना नहीं सीखा था। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य फसल उगाना भी सीखेगा, अर्थात अब वो कृषि कार्य करेगा, और कृषि कार्य करेगा तो कृषि कार्य करने के लिए उसको स्थायी निवास रहना पड़ेगा, अर्थात एक स्थान पर रहना पड़ेगा। अर्थात जो मनुष्य अभी तक इधर उधर घूमता था, अब वो एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा पहिए का आविष्कार होगा, और पहिए के आविष्कार होने से बैलगाड़ी का आविष्कार होगा। बैलगाड़ी के आविष्कार होने से अब वो कुत्ते के स्थान पर अन्य जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू करेगा, क्योंकि बैलगाड़ी में जानवर को लगाना है। अर्थात अब उसका जो पशुपालन का एरिया है वो बड़ा, कृषि का एरिया बड़ा। ठीक है, अब वो कृषि करना प्रारंभ कर देगा, वह पशुपालन करना प्रारंभ कर देगा, और एक स्थान पर अर्थात स्थायी निवास में रहना प्रारंभ करेगा। स्थायी निवास रहना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम लोग अब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है सर जॉन लुवाक, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द की या इस स्थान की खोज की थी। नाम था सर जॉन लुवाक। और अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, देखिएगा, इस काल के स्थानों की खोज सर जॉन लुवाक, सर जॉन लुवाक ने की, सर जॉन लुवाक ने की। अगर इस काल की हम लोग विशेषताओं को देखें तो कृषि कार्य कर दिया, पशुपालन का एरिया बढ़ेगा, पत्थर के औजारों का निर्माण तो होता ही था, उसको भी करेंगे, लेकिन अब उस पर पॉलिश करना प्रारंभ कर देगा, चमकदार बनेंगे, मृदभांड बनेंगे, और अग्नि का सही उपयोग करना सीखेगा। अग्नि का सही उपयोग क्या हो सकता है? अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए फसल के चारों तरफ ये रात के समय अग्नि जला देते थे, और अपनी, क्योंकि बस्ती अब स्थायी हो जाएगी, कृषि कार्य कर रहे हैं, तो अपनी बस्तियों को भी बड़े बड़े जानवरों से बचाने के लिए ये अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने देखा था कि अब ये लोग भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया था, अब उसमें और एडवांसमेंट लाना शुरू करेंगे। अर्थात अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं इस काल की क्या रही होंगी,
तो सबसे पहले अब कृषि करना प्रारंभ कर दी। ये बड़ी क्रांति है, कृषि कार्य प्रारंभ। कृषि कार्य करना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और एक क्रांति के तौर पर गिना जाता है। कृषि कार्य के अलावा पशुपालन, हालांकि कुत्ते को उन्होंने पहले ही पाल लिया था, लेकिन इसके अलावा अन्य जानवरों को भी पालना शुरू कर देंगे। स्थायी निवास हो जाएगा, क्योंकि कृषि कार्य कर रहे हैं भैया, अब ये स्थायी निवास हो जाएगा। पहिए का प्रयोग करना, पहिए का प्रयोग करना भी एक आविष्कार माना जाए। पहिए का प्रयोग, पहिए के प्रयोग होने बाद चाक द्वारा मृद भांड का निर्माण, चाक द्वारा मृद भांड या मिट्टी के बर्तनों का बनाना, मृद भांड का निर्माण। अब तक जो बने थे हाथ से बने थे, टेढ़े मेढ़े थे, अब सुंदर होगा। पत्थरों के उपकरणों पर पॉलिश, पत्थरों के उपकरणों पर पॉलिश, पत्थरों के उपकरणों पर पॉलिश करना प्रारंभ कर देते। ठीक है। अग्नि का उपयोग, अग्नि का उपयोग, हम लोगों ने पुरापाषाण काल में यह पढ़ा था कि चकमक के पत्थरों को पर घिसाव मिली थी। अर्थात चकमक के जो पत्थर होते हैं उन पर अगर हम रगड़ते हैं तो उस पर घिसने का निशान पड़ जाता है। तो उस काल में यानी कि पुरापाषाण काल में चकमक के पत्थरों पर घिसाव के निशान मिले थे। इसका अर्थ यह था कि शायद इन्होंने घिसा तो होगा और घिसने से आग जरूर पैदा हुई होगी, लेकिन उसका यूज क्या किया जाए, उसका यूज करना नहीं आता था। और इस काल तक आते आते मनुष्य अग्नि का सही इस्तेमाल करना सीख चुका था। अर्थात अब वो कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना और विस्तृत रूप से करना प्रारंभ कर दिया। स्थायी निवासी हो गया, क्योंकि कृषि कार्य करेगा तो उसे एक स्थान पर कम से कम 6 महीने तो रहना पड़ेगा। पहिए का प्रयोग करना शुरू कर दिया, पहिए का प्रयोग करा तो चाक का निर्माण हुआ। चाक होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि गोल गोल घूमकर जहां बर्तन का निर्माण होता है, तो चाक के निर्माण से मृदभांड का निर्माण हुआ। मृदभांड का निर्माण हुआ, पत्थरों के उपकरणों पर पॉलिश करना इन्होंने सीख लिया और अग्नि का सदुपयोग करना शुरू कर दिया था। इस काल में एक स्थान मिलता है, इसका नाम है मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य माना जाता है मेहरगढ़ से। हालांकि उससे पुराना भी लहुरा देव में प्राप्त हुआ था, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। वहां पर लगभग 8000 बीसी के आसपास का मिला था और मेहरगढ़ में 7000 बीसी के आसपास का मिला था। लेकिन इस स्थान का अपना महत्व है, क्योंकि यहाँ पर धान की और सॉरी गेहूं की और जौ की यहाँ पर फसल पैदा हुई थी। और वो फसल के कई सारे आपको किस्में यहाँ प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें विश्व की सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है, तो इस बात पे बड़ा विरोधाभास होता है कि कौन सी फसल सबसे प्राचीन है। कहीं पर कहा जाता रागी है, कहीं पर कहा जाता गेहूं है। लेकिन इसका एक अंतर अगर हम लोग देखें तो सबसे उत्तर भारत में सबसे प्राचीन फसल गेहूं है और दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन फसल रागी है। और संपूर्ण भारत में देखा जाए सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, तो सबसे प्राचीन फसल रागी है। ठीक है। गेहूं उसके बाद उत्पन्न हुआ था। इसी जगह से मेहरगढ़ से ही कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और यहां पर इतना गेहूं और जौ की उत्पत्ति होती थी कि मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता था। क्या कहा जाता? रोटी की टोकरी। और स्थायी निवास के प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले कृषि हुआ था उत्तर भारत में, तो यहाँ पर ही सबसे प्राचीनतम स्थायी निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस जगह पालतू भैंसे का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है और उसका भी ये लोग यूज किया करते थे, क्योंकि पहिए का आविष्कार हो चुका है, बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ है, भैंसा गाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो लिखिएगा, बात करते हैं पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान
प्रांत में मेहरगढ़ स्थान है, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ के बारे में क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में बात की जाती है? गेहूं और जौ की यहाँ पर कई किस्में प्राप्त हुई हैं। गेहूं और जौ की किस्में प्राप्त। अगर बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत की प्राचीनतम फसल गेहूं थी। और क्या था बताइए मैंने? कपास उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य। स्थायी निवास के प्रमाण। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। लगभग जो प्राप्त हुए हैं वो 7000 बीसी के प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं 7000 बीसी के प्राप्त हुए हैं। हालांकि बाद में उस वक्त तक इसको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मानते थे, लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर, वहां पर एक स्थान है लहुरा देव। लहुरा देव में उससे भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात 8000 बीसी के साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। तो फिर ये जो सबसे प्राचीनतम स्थान था, ये फिर प्राचीनतम स्थान नहीं रहा। फिर लहुरा देव भारत का, उत्तर भारत का सबसे प्राचीनतम स्थान बन जाता है। ठीक है, तो इतनी बात हुई। इसके अलावा लिख लीजिएगा मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें रही मेहरगढ़ के संबंध में। अब नोट डाल के यहाँ पर इस बात को लिख लीजिएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, संत कबीर नगर। जिला कौन सा है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए किस काल के? 8000 बीसी के। 8000 से 9000 बीसी के साक्ष्य हैं। यहाँ पर 7000 बीसी के साक्ष्य थे, तो उस वक्त तो लगा था कि मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम स्थान होगा। लेकिन उसके बाद में मालूम पड़ा कि भाई लहुरा देव एक स्थान है, वहां पर 8000 बीसी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फिर सबसे प्राचीनतम अगर साक्ष्य देखा जाए तो फिर आपका लहुरा देव बनता है, जो कि 8000 बीसी के से लेकर 8000 से 9000 बीसी तक के साक्ष्य है। एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, देखिए 8000 से 9000 के बीच में इस तरह की चीजें मिलती हैं। अगर हम धान की खेती की बात की जाए कि धान की खेती कहाँ पर हुई, तो 5000 बीसी के करीब के साक्ष्य मिलते हैं। आपके बेलन घाटी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में है, वहां पर स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से प्राचीनतम धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं 5000 बीसी से। यहाँ पर दो तरह की धान की फसलें मिलती हैं, एक वन जनित और दूसरी कृषि जनित।
अर्थात एक जो वन में खुद पैदा हो जाती है, एक जिसको कृषि के माध्यम से रोपा जाता है, कृषि के माध्यम से बोया जाता है। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा एक स्थान है, वहां से आपको धान के साक्ष्य मिलते हैं 5000 बीसी के। तो लिखिएगा कोल्डी हवा कहां पर है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। मिर्जा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से वन जनित तथा कृषि जनित तथा कृषि जनित धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लगभग 5000 बीसी के लगभग ये साक्ष्य हैं। तो कोल्डी हवा मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहां पर आपको धान के साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी में ही, मिर्जापुर में ये कोल्डी हवा जहाँ है, बेलन घाटी में, बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में एक स्थान मिलता है चौपानी मांडा। चौपानी मांडा में चाक निर्मित बर्तन या मृत भांड प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा यहां पर ये जो कोल्डी हवा मिर्जापुर है, ये कहां पर है बेटा? बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, क्योंकि उस वक्त की जो सभ्यताएं थी वो सब नदियों के किनारे विकसित हुई थी, तो बेलन नदी घाटी में ये मिलता है। तो लिखिएगा बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में स्थित चौपानी मांडा नामक स्थान से, नामक स्थान से चाक निर्मित, चाक निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए। प्राप्त हुए हैं। तो चौपानी मांडा मिर्जापुर में ही है, क्योंकि बेलन नदी घाटी वहां पर ही है, और वहां से फिर ये प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि पहिए का आविष्कार हो चुका है, पालतू पशु बने हुए हैं, तो बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं। एक स्थान है मेहदहा उत्तर प्रदेश में, वहां से गौशाला के साक्ष्य मिले। तो मेहदहा उत्तर प्रदेश से गौशाला, अर्थात अब गाय भी पलनी शुरू हो गई हैं, गौशाला के साक्ष्य प्राप्त, गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थान है और यहां से मिलते हैं। कश्मीर में दो स्थान मिलते हैं, बुर्जहोम और गुफकराल, वहां से गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त निवास क्या, ठंड पड़ रही है तो जमीन के नीचे गड्ढा बना लो, उसमें ढह लो, अर्थात गर्त निवास, गड्ढे का निवास। कहां से? कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकराल नामक स्थान से। तो कश्मीर के बुर्जहोम तथा गुफकराल से गर्त निवास के साक्ष्य, गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त। ठीक है। बिहार में एक स्थान है चिरांद,
वहां से भी हिरण के सींगों से निर्मित छल्ले प्राप्त हुए हैं। देखिए ये सब चीज याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो याद कर लीजिए। बिहार के चिरांद नामक स्थान से, बिहार के चिरांद नामक स्थान से, नामक स्थान से हिरण के सींगों के छल्ले, सींगों के छल्ले प्राप्त हुए हैं, छल्ले प्राप्त हुए। ठीक है, ये सब तो बात रही उत्तर भारत की। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्थान हैं जहां से आपको इस काल के साक्ष्य प्राप्त हों। जैसे हम लोगों ने कहा कि दक्षिण भारत की जो पहली फसल थी वो रागी थी, और दूसरी अगर फसल की बात करें तो वो कुल्थी थी। पहली रागी, दूसरी कुल्थी। ये फसलें दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम फसलें हैं। कुछ स्थानों पर, कुछ स्थानों पर राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जैसे कोडक्कल है, उतनूर है, उपागल्लू है। ऐसे स्थान है जहां पर राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अब राख के टीले प्राप्त होने से क्या मालूम पड़ रहा है? राख के टीले प्राप्त होने से हो सकता है कि यहाँ पर कोई उत्सव मनाया जाता हो। जैसे होली, होली में क्या होता है कि जो उपले होते हैं, लकड़ी होती है, उनको जलाया जाता है और होली का उत्सव मनाया जाता है। तो होली टाइप का ही कोई उत्सव शायद ये लोग मनाते होंगे, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका कोडक्कल हुआ, उतनूर हुआ, कुपागल्लू हुआ। वहां से ये प्राप्त होते हैं। कोडक्कल और कुपागल्लू जहाँ कर्नाटक में है, वहीं पर उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इन दोनों पॉइंट को भी और लिख लीजिए आप लोग। कोडक्कल, उपागुल्लू, ये कहाँ पर हैं दोनों? ये दोनों हैं कर्नाटक में। एक स्थान है उतनूर, यह है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? राख के टीले, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अब राख के टीले से क्या प्राप्त हो रही है? होली जैसा हो सकता है कोई त्योहार मनाते हो, होली जैसा उत्सव मनाना, मनाने के साक्ष्य। पोंगल त्योहार होता है, होली होता है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई त्योहार मनाते हैं। अगर दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम फसल की बात की जाए तो वो रागी है, मिलेट। या फिर दूसरी फसल की बात की जाए तो कुल्थी है। तो लिखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है? रागी। और दूसरी फसल कुल्थी। तो पहली फसल रागी है और दूसरी फसल कुल्थी है। ठीक है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो चावल, गेहूं, जौ, धान, गेहूं और जौ की प्राप्ति नहीं होती। दक्षिण भारत से चावल, धान की, चावल मतलब धान, गेहूं और जौ की प्राप्ति
नहीं होती है। देखा, दक्षिण भारत से धान, गेहूं तथा जौ की फसल प्राप्त नहीं, जौ की फसल प्राप्त नहीं होती। ठीक है, इनसे क्या है, दक्षिण भारत से धान, गेहूं या जौ की फसल प्राप्त नहीं होती। वहां पर रागी है, कुल्थी है, ये फसलें प्राप्त होती हैं। तो ये विशेषताएं थी हमारे मध्य पाषाण काल की और नवपाषाण काल की। अब धीरे धीरे मनुष्य में विकास हो रहा है, सभ्यताओं का विकास होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब का अध्ययन करें। तो आज तक की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी। आप लोग नोट्स बेटा जरूर बनाइए, और नोट्स आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल ए टू जेड है, सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। किसी एक परीक्षा के लिए नहीं है, किसी कोई एक परीक्षा स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी रहे। इसलिए नोट्स इनके बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और वहां से फिर आपको कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त होंगी, और परीक्षाओं में इससे बाहर आने की संभावना भी बहुत कम रहती है। तो कोई एक पर्टिकुलर परीक्षा की ना होकर ये ए टू जेड है, सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आप लोग अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।